बहुत सारे लोग अपने घरों से भाग रहे थे। अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से बहुत सारा कड़वा पानी निकलने लगा। पास में रेडिएशन का स्तर लगातार बढ़ रहा था। एक पेड़ जैसे ही हिला, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों पर राख जमी हुई है। उसने पलटकर पीछे देखा और लगता था जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो। इस वक्त भीड़ दहशत में आगे की तरफ भाग रही थी। कहीं रेडिएशन या जहर जैसी चीज उनके शरीर को छू न जाए। इस डर से पूरा शहर अफरा तफरी में डूब चुका था। लोग अपने बड़े बड़े बैग लेकर जल्दी जल्दी शहर छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि वो डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी अब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। इस वक्त की खबरें लगातार बता रही थीं, परमाणु विकिरण का स्तर खतरनाक रूप से लीक हो गया है। लेकिन इस सब के बीच सिर्फ एक छोटी नर्स थी जो नहीं भागी। वो अब भी उन मरीजों की देखभाल कर रही थी जो रेडिएशन से संक्रमित हो चुके थे। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो चुका था। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग रहे थे। हर कोई एक दूसरे से पहले भागना चाहता था। हर ट्रांसपोर्ट का जरिया पूरी तरह भर चुका था। फैक्ट्रियां खाली पड़ी थीं। जहां काम चल रहा था वहां मशीनें बिना इंसान के रुक चुकी थीं। शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर चुका था। हर जगह बस हरे रंग का नुकसान दिख रहा था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो कोरिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। और यह सब शुरू हुआ एक हादसे से, जिसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी गलती भी थी। हादसे से एक रात पहले एक अजीब नजारा देखने को मिला था। चूहों के झुंड सीवर से निकलकर बाहर भाग रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पानी में कूदना यह दर्शाता है कि बड़ी आपदा आने वाली है। अगले दिन सुबह ही उस क्षेत्र में भूकंप आ गया। अचानक आए भूकंप से लोग घबरा गए। काम कर रहे कर्मचारी छिपने की जगह ढूंढने लगे। घर लौट रहे बूढ़े पार्क दूर की ओर देख रहे थे, जैसे कुछ चिंता कर रहे हों। जब बूढ़े पार्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचे तो उनकी आशंका सच हो गई। रिएक्टर कूलिंग सिस्टम का वाल्व फट गया था, जिससे कूलिंग वाटर लीक हो रहा था। ये लीक टाला जा सकता था। बूढ़े पार्क ने कई बार मेंटेनेंस के लिए रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन सांसद को लगा कि अर्थव्यवस्था बढ़ाना जरूरी है। छोटी सी बात के लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं, और एक आदेश से बूढ़े पार्क को स्टेशन प्रमुख के पद से हटा दिया। उनकी जगह एक अनाड़ी को कमांडर बना दिया। इस भूकंप ने ऊपरी स्तर की पोल खोल दी। ग्रुप लीडर ने बूढ़े पार्क को समझाया कि ज्यादा दखल न दें। आप अब स्टेशन प्रमुख नहीं हैं। इन्हीं लोगों की लापरवाही ने बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। कुछ वर्करों ने दरारें वेल्डिंग से ठीक करने शुरू कर दिए। जल्दी निकलने और रेडिएशन से बचने के लिए वर्करों ने कमांड नहीं मानी। गलत जजमेंट से पाइप का प्रेशर बढ़ गया। ऊपर का पाइप हिलने लगा। जिम्मेदार व्यक्ति ने सिर्फ जिज्ञासा से देखा और तभी पाइप कई जगह से फट गया। कूलिंग वाटर तेजी से छिड़कते हुए वर्करों पर गिर पड़ा। सब के सब झगड़े फसाद वाली जगह से दूर भागने लगे। रेडिएशन पहले ही गंभीर रूप से लीक हो चुका था। मजदूर अपने घायल साथियों को कंधे पर उठाकर तेजी से बाहर निकल रहे थे। हे खुद को बचाने के लिए चेंजिंग रूम पहुंचा और भागने की तैयारी करने लगा। उसकी जान यहां नहीं गंवानी थी, लेकिन उसका दोस्त छोटू मोटा बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं था। वह तुरंत निकल पड़ा और दरारें ठीक करने चला गया। हे लाचार होकर रुक गया। इधर कमांड सेंटर में अफरा तफरी मच गई थी। पाइप की दरार की वजह से ईंधन की छड़ें हवा के संपर्क में आ गई थीं, जिससे भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस बन रही थी। रिएक्टर के अंदर दबाव खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा था। ऊपर वालों ने गैस छोड़कर दबाव कम करने का फैसला किया, लेकिन खबर लीक न हो इसलिए इसे अग्निशमन अभ्यास का नाम देकर लोगों को खाली कराने का प्लान बनाया। ये खबर सुनते ही मजदूरों में भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने को दौड़ने लगे, लेकिन मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। सुपरवाइजर यह सुनकर कुर्सी से उछल पड़ा और मजदूरों पर चिल्लाने लगा। ट्रैफिक जाम की वजह से निकासी में और देरी हो रही थी। न्यूक्लियर प्लांट में हालात बेकाबू हो चले थे। दबाव क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका था, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस आपातकाल में ओल्ड पार्क ने फैसला लिया कि अब गैस छोड़नी ही होगी। उसने स्विच दबाया, पर स्विच जाम था। तभी एक टेक्नीशियन बोला, मैनुअल वाल्व से भी खोल सकते हैं। पार्क ने ब्लूप्रिंट निकाला, जगह ढूंढी और तुरंत कुछ लोगों को मैनुअल वाल्व खोलने भेज दिया। जब वाल्व बंद करने की जगह पर पहुंचे तो ठीक उसी समय मजदूर मिलकर एग्जॉस्ट वाल्व खोलने की तैयारी कर रहे थे, मगर सब देर हो चुकी थी। भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ सैलके, शायद सैलके का मतलब ध्वनि या प्रभाव से, पत्थर उल्का पिंडों की तरह इधर उधर बरसने लगे। कई किलोमीटर तक की इमारतें तबाह हो गईं। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सह के साथी मजदूर मलबे में दबकर टुकड़े टुकड़े हो गए। नीचे दबे साथियों को देखकर सह मदद करना चाहता था, मगर कुछ कर नहीं पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि कूलिंग वाटर लीक हो गया है, लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बस एक छोटी सी दुर्घटना है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ढेर सारे फायर फाइटर बाहर जमा थे। कैप्टन ने पूछा तो पता चला कि अंदर रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। कैप्टन भी बस लाचार खड़ा देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। जय की गर्लफ्रेंड यानजू मौके पर पहुंची। वो जय को ढूंढने आई थी, मगर फायर फाइटरों ने उसे बाहर ही रोक दिया।
उसी समय जय और स्टेशन मास्टर घायल लोगों को सहारा देकर बाहर निकले। आखिरकार जय और उसकी गर्लफ्रेंड मिले। पूछताछ में पता चला कि घर वाले सब सुरक्षित हैं। यांजू चाहती थी कि जय उसके साथ शरण स्थली चले, मगर उन बचाए गए लोगों को देखकर बाहर निकले सांड को देखते हुए उन भागते दौड़ते बचाव कर्मियों को इन्हें ने आश्रय में जाने की पेशकश ठुकरा दी। उसका अपना मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फायर फाइटर्स की सलाह के बावजूद इन्हें और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच दूरी बढ़ती गई और ये अलविदा हमेशा के लिए था। जाओ भाई, तुम देखो, तुम्हारी माँ और उसके बड़े भाई का बिस्तर पर संबंध है, जल्दी आओ, तुम थोड़ा थोड़ा करके किसके जैसे जीते हो। लाओ पार्क, ये कहकर फ्रंट लाइन की ओर दौड़ पड़ा। कैप्टन ने थोड़ी देर सोचा, फिर समझ गया, अंदर जाना भी मौत है, खड़े रहना भी मौत है। आखिरकार फायर फाइटर्स हरकत में आए। उस वक्त अस्थाई मेडिकल सेंटर में चारों तरफ घायल साथी पड़े थे। चारों ओर कराह की आवाजें गूंज रही थीं। सचमुच दिल दहला देने वाला था। तभी इन्हें जोर शोर से लोगों को बचा रहा था, अचानक सपोर्ट पॉइंट खिसक गया। इन्हें पर ठंडा पानी पूरा भीग गया। ये तो मुसीबत हो गई। इस पानी में भारी मात्रा में रेडिएशन था। जैसी आशंका थी, इन्हें के पैर ढीले पड़ गए और वो जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। इन्हें को भी एम्बुलेंस में भेज दिया गया। लाओ पार्क को लगा फायर फाइटर्स पीछे हट रहे हैं। उसने पकड़कर पूछा तो पता चला नहीं, ताजा पानी लाने जा रहे हैं। लाओ पार्क गुस्से में फायर कैप्टन से बोला, इतना सारा समुद्री पानी पास में है, फिर दूर से मीठा पानी क्यों ला रहे हो? ये तो समय की बर्बादी है। कैप्टन ने लाचार होकर पीछे देखा। वो मोटा आदमी आदेश दे रहा था, कह रहा था कि ये हेडक्वार्टर का ऑर्डर है। कंपनी का निर्देश सिर्फ रिएक्टर को बचाने का था। इससे ओल्ड पार्क बहुत गुस्सा हो गया। उसने फैटी को खींचकर पीटना चाहा। फिर फायर ब्रिगेड कैप्टन को समुद्री पानी इस्तेमाल करने का आदेश दिया। अगर कुछ हुआ तो पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। कैप्टन को भी समुद्री पानी न इस्तेमाल करने का आदेश मिला था। क्या सचमुच एक ढेर कबाड़ इंसानी जान से ज्यादा कीमती है? काम के लंबे समय की वजह से कई फायर फाइटर्स को रेडिएशन लग चुका था। कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई लगातार उल्टी कर रहा था। काम एक पल के लिए भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। लगातार पानी डालने के बावजूद रिएक्टर का तापमान बहुत ऊंचा था। न्यूक्लियर रेडिएशन लगातार फैल रहा था। इस हालत में जल्द ही दूर के शहरों तक खतरा पहुंच जाएगा। उसी वक्त मीटिंग रूम में एक अफसर ने रिपोर्ट दी कि न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट की खबर मीडिया में आ चुकी है। अब इसे छिपाना नामुमकिन है। खबर सुनते ही लोग कोरिया से भागने लगे। देश कंट्रोल के कगार पर पहुंच गया। फिर एक अधिकारी ने और भयानक बात बताई। विस्फोट वाले रिएक्टर के ठीक बगल में सैकड़ों टन बेकार न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स ठंडक के पानी में डूबी हुई थीं। विस्फोट से पानी की टंकी में कहीं रिसाव हो गया। पानी का स्तर गिर रहा था। अगर ये बेकार फ्यूल रॉड्स हवा के संपर्क में आ गईं तो भयानक विस्फोट होगा। तकनीक कमजोर होने से बाहर सिर्फ एक सीमेंट की दीवार है जो विस्फोट की चोट सह नहीं पाएगी। उस विस्फोट से बेहद खतरनाक रेडिएशन वातावरण में फैल जाएगा। तब पूरा दक्षिण कोरिया आदिम समाज में लौट जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने ओल्ड पार्क से फोन पर बात की। राष्ट्रपति ने आखिरकार एक बार सख्ती दिखाई। उन्होंने आदेश दिया कि समुद्री जल से कूलिंग की जा सकती है। हानसिंग 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया जाए और सभी क्षेत्रों के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की गतिविधियां पूरी तरह रोक दी जाए। लेकिन सांसदों ने इसका विरोध किया। राष्ट्रपति का मानना था कि बैकअप पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हुआ तो यह देश वाकई खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति के आदेश के बाद ओल्ड पार्क ने तुरंत फायर ब्रिगेड कैप्टन को समुद्री जल इस्तेमाल करने की अनुमति दी। समुद्री जल की मदद से उम्मीद की एक और किरण जागी। फायर फाइटर्स का जोश फिर से बढ़ गया। इस समय रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आखिरकार काम आए। जमीन और हवा के सहयोग से सब कुछ अच्छी दिशा में बढ़ रहा था। रेडिएशन लेवल भी घट रहा था। अब बस वाटर टैंक की लीकेज को ठीक करना बाकी था। जब स्टेशन चीफ वाटर टैंक के पास पहुंचे तो दरार से ऊपर की तरफ से भारी मात्रा में पानी लीक हो रहा था। ओल्ड पार्क ने राष्ट्रपति को स्थिति बताई। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या करना है। ओल्ड पार्क ने कहा कि कुछ जान की बाजी लगाने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि लीक हुए कूलिंग वाटर से नीचे का पानी घुटनों तक भर गया है और वहां उच्च सांद्रता वाला रेडिएशन है। इंसान कुछ मिनटों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। बेशक ये खुदकुशी है। राष्ट्रपति भी बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे। पहले ही विस्फोट की घटना को ठीक से हैंडल न कर पाने की वजह से जनता में भारी गुस्सा था। अब राष्ट्रपति को टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी अपनी नाकामी और गलतियों की वजह से हुई इस तबाही के लिए। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र के सामने शर्मिंदा हैं। अपने परिवार और देश के लिए उम्मीद है कि कोई स्वयंसेवक आगे आए और दरारें ठीक करे। फिर गुस्से में टीवी तोड़ दिया। ये साफ साफ लोगों को मौत के मुंह में भेजने जैसा था। अगर ऊंचाई वाले लोग इतने अयोग्य न होते तो ये दिन ही न देखना पड़ता। रैन्हे ने गर्लफ्रेंड से फोन पर बात की। पता चला कि ट्रैफिक जाम इतना है कि पैदल ही जाना पड़ेगा। दिल बेचैन हो गया। उसने कहा, अपनी माँ को लेकर जितनी दूर हो सके चली जाओ। फिर फोन काट दिया। छोटू मोटा शाओपांग बोला, मुझे जाना चाहिए मदद करने। पापा ने कहा, तू पागल हो गया है,
छोटू ने कहा, सिर्फ मैं ही तो टेक्नीशियन हूँ यहाँ। फिर नर्स से पूछा, क्या मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा? नर्स कुछ कहते कहते रुक गईं और चली गईं। छोटू को सब समझ आ गया। तुरंत उसने साथी वर्कर्स को बुलाया, चलो वॉलंटियर बनते हैं। सबने मना किया, लेकिन झेंगे ने छोटू की बात मान ली। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसका परिवार बच जाए। जैसे ही उसने सोचा कि उसकी बीवी बच्चे पैदल भाग रहे हैं, मौत से आगे निकलने की कोशिश में, आंसू नहीं रुके। परिवार उसका सबसे नरम कोना था। शायद झेंगे का जज्बा छू गया या सबको अपने परिवार की चिंता सता रही थी। सबने स्वयं सेवक बनने का फैसला कर लिया। झेंगे ने गर्लफ्रेंड से आखिरी अलविदा कहा। हाँ, कौन चाहेगा कि उसका बॉयफ्रेंड मौत के मुंह में जाए? हे शेन जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड और परिवार के लिए आखिरी बार कुछ करना चाहता था। यानजू अपनी माँ के सामने पहुंचकर भी जबरदस्ती हंसते हुए झूठ बोला कि हे तो बस आ रहा है। गाड़ी में ओल्ड पार्क ने हर किसी को दर्द निवारक दवा की एक एक बोतल बांटी। सब जानते थे कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा, बस मानसिक सुकून के लिए। कभी का अपना शहर अब इस हाल में देखकर घूंट भरते हुए पुराने जमाने की रौनक याद आती है, बचपन की बेफिक्री याद आती है। अफसोस वो सब लौट कर नहीं आएगा। अंदर जाते वॉलंटियर्स को देखकर दोनों तरफ खड़े फायर फाइटर्स ने सिर झुका लिया। ये सबसे ऊंचा सम्मान था। अंदर घुसते ही थे कि कुछ लोग ढाने लगे। सोचिए रेडिएशन कितना भयानक रहा होगा, मगर अपनों के लिए वे जान पर खेल कर काम करते रहे। जल्दी ही पहला बैच हांफने लगा। समय खत्म होने को था तो अगला ग्रुप अंदर घुसा। रिकॉर्डिंग में वॉलंटियर्स की तड़प देख राष्ट्रपति के भी आंसू छलक पड़े। लेकिन फिर हादसा हो गया। बाकी सदस्य घायल साथी को सहारा देकर बाहर लाए। तभी ऊपर की दरार और चौड़ी होती दिखी। ठंडक का पानी जोरों से बाहर बह रहा था। शायद ये छेद अब बंद नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति को भी उम्मीद टूटती लगी। लाचार होकर सिर झुक गया। ऊपर पहुंचते ही लाओ पार्क ने भी पीछे हटने का आदेश दे दिया। सबका मूड भारी था। आखिरी कदम पर हार मानने की कसक। लेकिन इन्हा को एक तरकीब सूझी। छत को उड़ा दो, नीचे के कमरे का प्रवेश द्वार ब्लॉक कर दो। इससे एक नया वाटर रिजर्वायर बन जाएगा। मतलब किसी एक को कुर्बान होना पड़ेगा विस्फोटक लगाने के लिए। दरवाजा पूरी तरह बंद होते ही जो इकलौता बंदा विस्फोटक सेट कर सकता था वो था इन्हा। सैहा ने विस्फोटक उठाया, तैयार हो गया। साथियों ने आखिरी दरवाजा बंद किया। फिर बाहर से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग शुरू। सीमेंट की तरह जोड़ते गए। अपने हाथों से दोस्त को मौत के मुंह में धकेलने का दर्द कौन समझे। इन्हा ने विस्फोटक लगाना शुरू किया। वाटर टैंक अब खतरे में था। इन्हा की हालत भी बदतर होती जा रही थी। बस पेन किलर खाकर दर्द दबा रहा था। लाओ पार्क ने पूछा, इन्हा तू कैसा है? इन्हा बोला, मैं अब ज्यादा देर नहीं टिकूंगा। विस्फोटक चला पाऊंगा क्या? लाओ पार्क, बस थोड़ा और संभाल, वेल्डिंग बस खत्म होने वाली है। हेलमेट के कैमरे को देखते हुए इन्हा ने एक आखिरी गुजारिश की। कॉन्फ्रेंस रूम से लाइव ब्रॉडकास्ट। अचानक टीवी पर इन्हा दिखा। माँ ने बेटे को इस हाल में देखा तो दिल टूट गया। इन्हा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। माँ को अपनी यादों की भावना से सबसे अच्छी शुभकामनाएं भेजी। प्रेमिका के प्रति आभार व्यक्त किया। उसके लिए अपना प्यार जाहिर किया। साथ न रह पाने का अफसोस जताया। बड़ी भाभी से माफी मांगी कि इतने सालों से वे ही माँ की बिना शिकायत सेवा करती रहीं। माँ और प्रेमिका रो रो कर आंसुओं में डूब गईं। कार्ड रेकिल किग हो गया। इस वक्त जय हे का शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। इतना कमजोर कि बोल भी नहीं पा रहा था। हाथ से हेलमेट पानी में गिर गया। माँ बस जोर जोर से जय हे का नाम पुकारती रहीं। तभी बाहर का इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पूरा हो चुका था। साथी बाहर निकल चुके थे। जय हे ने आखिरी सांस में विस्फोटक का स्विच दबा दिया। उन लाल लाल चेहरों को देखते हुए ये लोग न देश के प्रति शर्मिंदा थे न जनता के। इन्होंने अपना डॉक्टरी कर्तव्य निभाया। ये सब हीरो थे। खुशखबरी जब मीटिंग रूम में पहुंची, सबके कंधों से बोझ उतर गया। जय हे हमेशा के लिए जलाशय में सो गया। संक्रमित मरीज भी नहीं बचे। सबने अपनी अनमोल जिंदगी कुर्बान कर दी। राष्ट्रपति ने स्वयं इन हीरोज को श्रद्धांजलि दी। बाशिंदों को नया ठिकाना मिला। नई जिंदगी शुरू हुई। यानजू ने अपनी बचपन की जय हे के साथ वाली तस्वीर को उसके नाम की जगह पर टांग दिया।